हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें से जीएस के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि दो वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यह सीरीज उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है। इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड, पेरिस उपखंड, उत्तरी पैंजिया, यूरेशियन प्लेट। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके तहत बताया गया था कि कार्बोनिफेरस युग में पूरे जितने स्थल खंड हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, जिनको कहा जाता था पैंजिया। उसके बाद ये जो उसके अगल बगल सागर था उसको बोला जाता था पैंथालासा सागर। तो ये जो मध्य मेसोजोइक ट्रासिक युग में ये टूटा तो उसका इसका उत्तरी भाग जो वो कहलाया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग ये गोंडवाना लैंड। तो वही पूछ रहा है कि इसका उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड के तहत आने वाले जो महाद्वीप होंगे, जैसे रूस हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका वगैरह, ये अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड के जैसे आपका भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, मेडागास्कर, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यह गोंडवाना लैंड के भाग हो गए। तो चलिए और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से जुड़ी हुई। ये किसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? ये आप लोग याद रखिए, अल्फ्रेड वेगनर। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, वेगनर साहब ने इसका सिद्धांत दिया था। और यहीं पर एक आता है संवहनीय धारा का सिद्धांत। संवहनीय धारा का सिद्धांत, तो ये वाला दिया था आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स, ये केवल याद रखिए, भूगोल के क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और ये एक है समुद्री अधः स्थल का विस्तार। समुद्री अधः स्थल का विस्तार, तो ये किया था हैरी हेस। हैरी हेस, ये तीन नाम आप लोग इस प्रश्न से जुड़े याद कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रायद्वीपीय पहाड़ी पठार की अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार और रोहतास पठार। तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये क्या है कि यह महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। ज़्यादा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में आता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और तमिलनाडु में यह फैला हुआ है। ये होता कि ये क्या है, ये मेसोजोइक महाकल्प में, आप लोग ये भूगर्भिक कैलेंडर जानते होंगे, मेसोजोइक महाकल्प में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। और ज्वालामुखी जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ था। और इन्हीं के जो बेसाल्ट चट्टानें होती उनके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील किस नदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है? अब इसको देख लेते हैं। ये जैसे ये भारत हो गया और यहीं से ये जो समुद्र का जो स्थल है ये ऐसे बना हुआ था, ऐसे, और यहाँ से जा रही है महानदी नदी। तो महानदी के द्वारा जितनी भी अवसाद निक्षेपित कर दिए गए हैं, जैसे यहाँ से पूरा डेल्टा में इसका ये बना दिया गया और यह जो भाग है यह समुद्र से हट गया। अब ये बन गई आपकी चिल्का झील। चिल्का झील, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है? तो यह महानदी है। आप लोग इसी तरह डायग्राम्स इसको याद रख लीजिएगा। महानदी के दक्षिण ओर की ओर स्थित है ये चिल्का झील। ये देखो, ये पहले समुद्र का भाग थी, अब यह खारे पानी की बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष कानून पारित किया गया था? 1819, 1829, 1833, 1813। तो इसका सही उत्तर होगा, लड्डू प्रश्न है, सभी लोगों को मालूम होगा कि यह 1829 में इसका कानून पारित किया गया था। और राजा राम मोहन राय की इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका थी, राजा राम मोहन राय। अब अगर देखा जाए तो विलियम बेंटिक का जब ये प्रथम बार गवर्नर जनरल बना था तो इसका कार्यकाल था 1828 से 1835। ये याद रख लीजिए आप लोग।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1680, 1674, 1684, 1702। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1699 में स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु हैं। चलते हैं, ये था क्या? यह एक विशिष्ट सैनिक संतों का एक समूह होता था जो कि 5 वस्तुएं धारण करता था। केस, कंघा, कच्छा, कपाण, ये आप लोगों को पता होगा, कड़ा। और ये क्या था कि यह सैनिक, ये जो मुस्लिम उत्पीड़न था उसके खिलाफ यह गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। ए ओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ ये 1984 में गठित हुई थी। आगे चलकर ये इसका विलय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब अगर देखा जाए, ये 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी लोग जानते होंगे। यह इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से ए ओ ह्यूम ने इसका गठन 1884 में किया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इन्होंने इसका विलय इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो ये थी 1884। क्वेश्चन नंबर 7। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1932, 1938, 1931, 1942। तो इसका सही उत्तर होगा 1938 में। कौन सा अधिवेशन था? तो वह हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसमें अगर 2 स्टेप आगे बढ़ के हम लोग देख लें तो यहाँ पर इस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति ये गठित हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। और 1939 में जिसकी अध्यक्षता, 1939 के त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था। गांधी जी के साथ थोड़ा विवाद हो गया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच कब लड़ा गया था? 1609, 1610, 1612, 1618। पहले तो देखते हैं कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था। यह बात आप लोग याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच लड़ा गया था, ऑप्शन में आपको फ्रांस, डच और डेनिस वगैरह दे सकता है। तो यह अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था। कब? तो ये लड़ा गया था 1612 में। इसमें कौन? पुर्तगाली हार गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 1999, 1994, 2001। तो इसका सही उत्तर होगा 1994। एसोचैम क्या है? एसोचैम या भारत के जितने भी वाणिज्य संघ हैं उनकी एक प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में भारत की। उसके बाद यह सारे राज्यों में भी इसका गठन किया गया। तो 1994 में उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया गया था। इसका एसोचैम ये पूरा नाम क्या हो गया? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 10। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। यह एक क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था। इसकी डेट याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, जौनपुर। सही उत्तर है कानपुर नगर। अब इसमें देख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं, आपका हो गया जैसे गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता। उसके बाद आता है कानपुर नगर के बाद आता है औरैया के बाद आता है इटावा के बाद तब आता है गाजियाबाद। तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12%, कानपुर नगर में 79.65%, औरैया में 78.95% और इटावा में 78.41%। ये साक्षरता रेट है। तो आप लोग देखिए कि किस प्रकार इसी प्रकार मेरिट निकलती है अपने लोगों की परीक्षाओं में। तो एक एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको देखते रहिए।
क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? ब्रह्मकमल, कलिहारी, पलाश, गुलाब। सभी लोगों को मालूम है पलाश। और यह कब स्वीकृत किया गया, यह डेट आप लोग याद रख लीजिएगी, जनवरी 2011 से, 4 जनवरी 2011 से ये स्वीकृत है। और जो आज का राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, वह 1938 में स्वीकृत हुआ था। इसमें एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। क्वेश्चन नंबर 13, डमपुक्त उत्तर प्रदेश में कपड़ा सिलाई, लकड़ी की नक्काशी, व्यंजन पकाने की, बीज बोने की एक लोकप्रिय कला है। तो यह क्या है? यह व्यंजन पकाने की एक लोकप्रिय कला है और इसके द्वारा मुख्यतः मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को क्या कहा जाता है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान, खरीजा। तो इसका सही उत्तर होगा दस्तरखान। चिकनकारी कपड़े पर की जाने वाली बुनाई, उसको चिकनकारी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिनेमैटिक शहर कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। सिनेमैटिक शहर के नाम से जाने जाने वाला है खुर्जा। प्रयागराज संगम सिटी, संगम सिटी। पीतल नगरी, नवाबों का शहर, आप लोग जानते हैं सब। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद। इसका सही उत्तर होगा चुनार। लाल मिट्टी के लिए, लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाने जाने वाला शहर कौन सा है? चुनार है। बरेली ये कहाँ स्थित है? यहाँ का पहले तो सूरमा नगरी कहा जाता है, बरेली को सूरमा नगरी। और ये क्वेश्चन कॉमन है, अगर अब पूछा जाएगा बरेली से रिलेटेड तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग ये याद रख लीजिए कि बरेली किस नदी के तट पर स्थित है, तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। फिरोजाबाद चूड़ियों से संबंधित है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल का सामान। क्वेश्चन नंबर 17, नृत्य एवं संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर घराना, योग्य घराना, पूरब घराना, पश्चिम घराना। तो इसका सही उत्तर होगा पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। जो लखनऊ घराना है, इसका जो उद्भव हुआ था, यह वाजिद अली शाह, नवाब जो थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उद्भव हुआ था। और इससे संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं, तो आप लोग उनका नाम याद रखिए। शंभू महाराज और लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज। तो यह लोग कुछ प्रसिद्ध इसके कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर, अब चाय में अगर देखा जाए चाय का, तो यह 1834 में सर्वप्रथम असम की घाटी में इसकी व्यापारिक खेती की गई थी। और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग सर्वप्रथम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्न में से किसे माना जाता है? बापू बाजार जयपुर, खरी बावली नई दिल्ली, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद, कोयम्बटूर मार्केट चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा खरी बावली नई दिल्ली। यह 17वीं शताब्दी से प्रचलित है, 17वीं शताब्दी से प्रचलित है। यहाँ पर देसी और विदेशी दोनों प्रकार के मसाले उपलब्ध होते हैं। और इसका उद्घाटन जो था खरी बावली का शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्माइल शाह, आप लोग लिख लीजिएगा, इस्माइल शाह शेर शाह सूरी का पुत्र था, उसने इसका उद्घाटन किया था खरी बावली का। और 17वीं शताब्दी से मसाले के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, सरदी विषु रात दिन 2019 में था। अब देखिए इसकी लैंग्वेज आप लोग देखिए कि यह किस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि सर 2019 कोई मतलब नहीं है इसका, 2019 का चाहे जो सन हो। तो सर्दी विषु ये क्या होता है कि इस समय जो सूर्य होता है वह 0 डिग्री पर चमक रहा होता है। तो ऐसी स्थितियाँ मात्र 2 साल में 2 बार आती हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। तो यहाँ पर उत्तर हमारा लोगों का हो जाएगा 23 सितंबर का। अब ये लैंग्वेज घुमा दी 2019, इसको करंट में ढाल दिया, चाहे 2019 हो, चाहे 2020 हो, 25 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर
21 जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है। अब देखिए ये भी एक अलग प्रकार का प्रश्न बना दिया इन्होंने, और जबकि कुछ नहीं है, इसमें केवल पूछ रहा है कि जनसंख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? दूसरा। तो ये आप लोग इसीलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखे जाते हैं कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है। ये निर्भरताओं की सूची वगैरह ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है डैश कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। अब इसका सीधा सा साधारण सा कोड हम अपने लैंग्वेज में ये होगा कि राज्यसभा की किस आर्टिकल में दिया गया है कि राज्यसभा जो है वह किसी भी राज्य से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त कर सकती है। तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 249 के तहत। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा से में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य जो हैं वह 2/3 बहुमत से अगर कोई राज्यसभा के लिए कानून, राज्यों के लिए कानून प्रस्ताव पारित कर दे तो वह कानून बनेगा। और आर्टिकल 128 में क्या दिया हुआ है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की बैठकों से सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे उनकी उपस्थिति होगी। और आर्टिकल 198 में क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है राज्यों के संदर्भ में। और आर्टिकल 223 में क्या दिया हुआ है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जा सकती है। अब जैसे किसी मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसी भी कारणवश अपने कार्य को करने में असक्षम है तो इसमें किया जा सकता है, चाहे वह काम ज़्यादा हो या उनका पद कुछ समय के लिए खाली हो, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 223 बाकी आप सब लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। अब ये सीधा सीधा कह रहा है 5th शेड्यूल एरिया पेशा के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा पेशा, तो पेशा के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग फिर से देख लीजिएगा इनको, वैसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस ध्यान कर लीजिए, 1-2 बार सुनिएगा, पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110। तो इसका सही सीधा सा उत्तर होगा अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच अगर किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो उसको संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित कराया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, ना कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। अगर ऑप्शन में दे तो लोकसभा स्पीकर जो होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति बैठक को बुलाता है। अब 105 के तहत क्या है कि यह संसद के जो सदस्य होते हैं या समितियां होती हैं उनके विशेषाधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 105। और आर्टिकल 116 में क्या होता है, इसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान वगैरह होते हैं। आप लोग पॉलिटी में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है अपने लोगों को। और अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 25 लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा महासचिव। तो इसका उत्तर सही होगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर इसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। यह सामान्यतः वोट नहीं डालता है, लेकिन अगर किसी भी विधेयक को पास करने में किसी भी प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष के वोट में समानता पाई जाती है तो इसका मत जो होता है वह निर्णायक मत की भूमिका अदा करता है। तो चलते हैं, आज के प्रश्न पूरे हुए। हम आप लोगों को फिर से याद दिला दें कि यह उत्तर प्रदेश यूपी SSSC के जो पिछले पेपर हुए हैं, पिछले करीब 50-60 पेपरों से हमने ये जीएस के प्रश्न कलेक्ट किए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि हमारी आने वाली यूपी SSSC की चाहे कोई भी परीक्षा हो, और ख़ासकर लेखपाल के लिए हम बहुत जल्द ही यह सीरीज़ समाप्त कर देंगे। कम से कम 10-15 वीडियो बनेंगे, तो आप लोगों को इस सीरीज़ को देखते रहिए, जिससे कि आप लोग जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे गए हैं, आप क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी अभी देख रहे थे, 2-4 क्वेश्चनों में ऐसी थी कि प्रश्न आते हुए भी हम कन्फ्यूजन हमारे मन में क्रिएट हो सकती है। इसी कारण आप लोग इसको देखते रहिए। हम 10-15 क्लास में ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।